हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो एम्स मेडिकल सोशल वर्क के सिलेबस में मेंशन किया गया है। समाजशास्त्र के कुछ कॉन्सेप्ट से प्रश्न, और वहीं यूजीसी नेट यूनिट नंबर 2 में भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, समाजशास्त्र की अवधारणाओं को लेकर भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो यूजीसी नेट सोशल वर्क और एम्स मेडिकल सोशल वर्क दोनों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग 300 प्रश्न यहाँ पर हैं आप लोगों के सामने, और इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को भी टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। और इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा रखा हूँ, और शाम को 6:30 PM और 8 PM पर आप सभी लोगों की जो है यूजीसी नेट और एम्स मेडिकल सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास चलती है गूगल मीट पर। ठीक है, यदि आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं, इसका सिलेबस के आधार पर पूरा कंटेंट चाहिए आप लोगों को, या आपको मैं कह दूं कि महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, इसके जितने भी मेडिकल सोशल वर्क के प्रीवियस ईयर में पेपर हुए वो कंटेंट या उसकी पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। और मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है ऑनलाइन क्लास एम्स मेडिकल सोशल वर्क की प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसकी फ़ीस मैंने रखा है 3500 रुपये। वहीं अगर आप यूजीसी नेट ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, यदि आप नेट जेआरएफ प्राप्त करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस जो है 5000 रखी गई है, जिसको 2 किस्तों में आपको जमा करनी है 2500 रुपये करके। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। हर एक यूनिट के बाद, हर एक टॉपिक के बाद आपका मॉक टेस्ट होगा। आपको नोट्स रिटन भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, टाइपिंग वाले भी नोट्स आपको दिए जाएंगे। और आप लोगों को एम्स मेडिकल सोशल वर्क और यूजीसी नेट सोशल वर्क में आपको इंग्लिश में भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की सारे कंटेंट आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराया जाएगा और हिंदी में भी प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो है अपनी क्लास लगभग 300 प्रश्नों की है। आप लोग लास्ट में मुझे बताइएगा कि कुल कितना आप लोगों का जो प्रश्न हुआ है वो कितना सही गया है। पहला प्रश्न यह है कि माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? आपको पता होगा, GH मीड के द्वारा लिखा गया है। मैं इसके बारे में पढ़ा भी रखा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहला ही प्रश्न कई बार यूजीसी नेट में पूछा भी जा चुका है सोशल वर्क में। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसने समाज में संघर्ष के प्रकारों को महत्व देते हुए संघर्ष सिद्धांत एवं संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांतों को जोड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लेविस कोजर का नाम आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हो सकते हैं? बढ़ते तलाक के कारण कौन से हो सकते हैं? तो वैवाहिक जोड़ों की जो अपरिपक्वता होती है वही बेसिकली भारत में बढ़ते तलाक का कारण बन जाता है। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में कि टी पार्सन्स के द्वारा निम्नलिखित प्रकार्यात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आत्मसात का आएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे अगर हम लोग बात करें तो लक्ष्य प्राप्ति की होगी। नंबर 3 पे अगर हम लोग बात करें तो सात्विकरण होगा, और आंतरिक आपका लास्ट पॉइंट होगा। यानी आप ये कह लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ आपको क्रम दर्शाने के रूप में, तो सबसे पहले आप आत्मसात को रखो यानी 4 नंबर का, फिर उसके बाद आप 3rd नंबर को रखो, फिर उसके बाद आप 1 को रखो, फिर उसके बाद आप 2 को रखो। तो 4 3 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही है। अगेन आपका ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि बाल हत्या एवं जो है स्वजाति पक्षपात, ठीक है, पक्षपात निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने। तो सांस्कृतिक सापेक्षता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में से किसे कहते हैं? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात अगर हम करें तो क्रिया का विश्लेषण का अर्थ बताता है। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक एकता निम्न में से किससे
किससे विकसित होती है? यांत्रिक यात्रा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो समानता से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। यह विचार किस विद्वान का या किसका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। इस्माइल दुर्खिम का माना जाता है। ऑप्शन नंबर आप देखिए, इस्माइल दुर्खिम सी में दिया गया है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। सांस्कृतिक पर्याप्त निम्न में से किसकी प्रक्रिया मानी जाती है? सांस्कृतिक निम्न में से किसकी प्रक्रिया मानी जाएगी? तो सांस्कृतिक जो है समायोजन माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बेसिकली संरचना मानवीय जीवन की संस्कृति प्रदान करती, यही गलत जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संरचना मानवीय जीवन को सांस्कृतिक प्रदान करती है, यही गलत है। बाकी मानवीय जीवन को संरचना प्रदान करती है संस्कृति, और संस्कृति सामाजिकरण का भी अंश मानी जाती है, और संस्कृति अपने सदस्यों में व्यक्तित्व को भी बनाए रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन धर्म नहीं है? कौन धर्म नहीं है? तो जो शिव उपासक है ये धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार ही कौन सा है? ठीक है, तो बेसिकली सामाजिक नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल का ब्लूमर के बारे में। ब्लूमर के अकॉर्डिंग सामाजिक अंतःक्रियावाद की निम्न परिभाषाओं में से कौन है? निम्न परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं में से कौन सा है? तो बेसिकली अगर हम बात करें, प्रतीकों के अनुरूप व्यक्ति क्रिया की व्याख्या करता है। व्यक्ति क्रिया की व्याख्या करता है, ये बेसिकली एक सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, निम्न में से किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? अलौकिकता बहुत ही इजी शब्द है जो बौद्ध धर्म से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली जो अलौकिकता का अवधारणा है ये नहीं है बौद्ध धर्म, बेसिकली यहूदी, ईसाई और इस्लाम में के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर कर आ रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने। एक माता पिता, अगर हम बात करें एक माता या पिता परिवार, तो ऑप्शन यही आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। आधुनिक समाज में निम्न में से धर्म की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता आपके सामने है कि नहीं पाई जाई है? तो बेसिकली अगर हम बात करें कि आधुनिक समाज में धर्म की कौन सी विशेषता नहीं है, तो कुलवाद का जो धर्म है ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सी ऑप्शन को देखिए, महिलाओं का शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को कम करता है, तो ये गलत है। बाकी आप देख सकते हैं गुणात्मक शिक्षा जीवन की संभावनाओं को बढ़ाती है, शिक्षा महिला को सशक्त बनाती भी है, शिक्षा लोगों को मुक्ति भी दिलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। निम्न में से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को कौन सा सही ढंग को दर्शाता है? अब ये है जाति व्यवस्था में, है ना, गतिशीलता को। तो जाति व्यवस्था में गतिशीलता को कौन सा सही ढंग से दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जाति व्यवस्था में गतिशीलता संभव नहीं है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, अपेक्षता सामाजिकरण की अवधारणा का निम्न में से किसने प्रयोग किया है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल, मर्टन का है। आर.के. मर्टन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल कि अदला बदली विवाह निम्न में से कौन सा किसको दर्शाएगा? अदला बदली। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए जरा। कह रहा है कि यक्ष वाई की बहन से विवाह करता है या वाई उसके बदले में यक्ष की बहन से विवाह करता है, तो ये बेसिकली अदला बदली विवाह का दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही जवाब हो जाएगा। राम एक प्रबंधकीय अफसर है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी क्लब का सदस्य आदि है, तो यह उदाहरण निम्नलिखित में से किसको दर्शाएगा? तो इसका परिस्थिति सेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखिए परिस्थिति डी में दिया गया है, स्टेटस वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से किसने पहली बार समाजशास्त्र के रोल सेट की अवधारणा का प्रयोग किया था? रोल सेट की अवधारणा अगर सबसे पहले किसी ने प्रयोग किया तो आर.के. मर्टन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? समाजशास्त्र में अगर संस्कृति की बात करें तो किसी समुदाय के रहने के ढंग को दर्शाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण को शामिल नहीं है। ठीक है, विश्लेषण के शामिल नहीं है, तो अलगाव बेसिकली शामिल नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर देखिए ए का करेक्ट जवाब हो जाएगा। जातीयता नस्ली मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है। श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है, तो सांस्कृतिक विकास की भावना पर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्न में से कूले ने किसके बीच अंतर करता है। किसके बीच अंतर करता है, तो बेसिकली प्राथमिक और द्वितीयक समूह का ही तो पार्ट है उसका। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह विचार है कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। निम्न में से आप इसे क्या कहेंगे। विश्वास हो सकता है और क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है। जो सामाजिक मानव विज्ञान है वो तुलनात्मक विज्ञान है। यह स्टेटमेंट किस विद्वान का माना जाता है, आप लोग को मैं बता दूं, तुलनात्मक, तो यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवासन का नाम सही रहेगा। निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया था। ठीक है, तो ए.आर. देसाई। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार्य का क्या अर्थ होगा। समाजशास्त्र में अगर हम बात करें तो एक क्रिया का दुष्परिणाम माना जाता है बेसिकली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अप्रकार्य का मतलब होगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है। प्रमुख संस्था नहीं है, तो सामाजिक स्तरीकरण संस्था नहीं हो पाई जाती। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि व्यवसाय, मानव सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंधों में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे। ठीक है, पदवी में हुए परिवर्तन को आप क्या कहेंगे, तो सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए जब कोई प्रतिनिधि नमूना लेना चाहता है तो निम्न में से सबसे कम खर्च वाली नमूना विधि कौन सी होगी। ध्यान रखिएगा, तो ये बेसिकली बहुस्तरीय बोला जाता है, इसको झुंड कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ना, यही करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, एक स्वस्थ योजना कार्य किसी एक इलाके में बढ़ते हुए HIV है ना के केसों से वंचित है और वह उस इलाके में कोई संवेदनशील प्रोग्राम बनाना चाहता है। उसके लिए उसे उसके आंकड़े चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे निम्न में कौन सा बोध प्रारूप अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा अन्वेषणात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। और एक महिला एक भार तोलने की मशीन जिसके साथ उसके बच्चे ने ऐसी छेड़छाड़ हुई या उनके बच्चे या उसके बच्चों ने ऐसी छेड़छाड़ की हुई है कि वह सही भार से 5 किलोग्राम ज़्यादा वजन दर्शाती है। इसका उपयोग करते हुए भी वह अपनी वजन करती है तो हर बार वही तौल मिलता है। तो इस तरह की मशीन के द्वारा किया गया वजन को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो भरोसेमंद परंतु उपयुक्त नहीं है। तो भरोसेमंद परंतु उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा वह बी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे आप सभी के लिए और इम्पोर्टेंट सवाल भी थे, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये प्रश्न अगर हम बात करें तो ये प्रश्न छूट गया है, आप लिख लीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न है, समाजशास्त्र के पिता या जनक हैं डैश। तो आगस्ट काम्टे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, समाजशास्त्र के पिता या जनक अगर किसी को कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र के जनक आगस्ट काम्टे का जन्म किस सन हुआ था। पेपर में हालांकि इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा परंतु आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1798, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट, भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था वर्तमान में समाजशास्त्र का, तो 1919 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। समाजशास्त्र का सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है।
सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी? प्रिंसिपल अभी मैंने कल बताया था आप लोगों को, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। कल शाम वाली जो क्लास हुई थी उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू नामक एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक किसको माना जाता है? याद रखिएगा, राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 पे बात करेंगे, समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही जो है स्वामिनी, वरण मतलब बल्कि यह उनकी बहन है। यह कथन किस विद्वान की है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के द्वारा बताया गया है। वर्नस एवं बीकर का होगा यह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है और उसकी विषय वस्तु में नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा कार्ल पियर्सन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? अभी अभी आप लोगों ने देखा भी है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है आपके सामने। तो प्रिंसिपल एंड सोशियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। समन्वयात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज की प्रकृति क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में तो समाज की जो प्रकृति है सावयवी है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बीरस्टीड के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र एक विज्ञान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, तो बेसिकली विशुद्ध माना जाता है वो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलेंस इंग्लिश ने लिखा था। ठीक है, मैंने कल पढ़ाया भी था आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, समाजशास्त्र के जो है समन्वयात्मक प्रवर्तक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, तो ये जिन्सबर्ग हैं, ऑप्शन नंबर आप देखिए जिन्सबर्ग ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका करेक्ट रहेगा। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, बताइए किस चीज़ का? समूह का कि या प्रक्रियाओं का या सामाजिक संबंधों का या सभी का? आप किसको कहना उचित समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में? तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समूह भी होगा, प्रक्रिया संबंध भी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 1888 में समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया था? ठीक है, सही जवाब ऑगस्ट काम्टे होगा, ऑप्शन नंबर ए। सोशोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बनाया गया है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लैटिन और ग्रीक भाषा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट माना जाएगा। देखिए, ये एम्स मेडिकल सोशल वर्क और यूजीसी नेट सोशल वर्क का जो यूनिट नंबर 2 है उसमें समाजशास्त्र की अवधारणाओं के बारे में दिया गया है सिलेबस में, इसलिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आप लोगों को मेडिकल सोशल वर्क में भी और यूजीसी नेट के सोशल वर्क में भी देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, इतिहास अतीत की घटनाओं का किस प्रकार अध्ययन करता है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, बेसिकली क्रमबद्ध रूप से ये अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विज्ञान किस विद्वान का माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑगस्ट काम्टे, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में किस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है, वह क्या माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 में तो श्रम कल्याण माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 19 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं होती है? ठीक है, तो ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता, बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 20 नंबर का सवाल। समाजशास्त्र वह एक विज्ञान है क्योंकि इसके उपयोग होता है। ठीक है, इसमें उपयोग होता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। बताइए क्या चीज़ उपयोग होता है? तो वैज्ञानिक पद्धति यूज होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट, किस समाजशास्त्री ने मानव शास्त्र और समाजशास्त्र को जुड़वा बहन माना है? बहुत अच्छा सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21 क्रोबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1919 में C.H. कूले ने। किसी समूह की स्थापना किन व्यक्तियों के द्वारा होती है? क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें उनके हित के समान को लेकर भी, उनकी रुचि समान के रूप में भी, ठीक है, और जिनके पारिवारिक संबंध गलत हो जाएगा। देखिए, समूह की स्थापना किन व्यक्तियों के द्वारा हो रही है? तो आ और बा के द्वारा। तो यहाँ पे जो 23 हो जाएगा उसका सही जवाब जो माना जाएगा आ और बा। ठीक है, यानी दा वाला ऑप्शन। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट 24 के बारे में। सामाजिक समूह को अस्थाई और अस्थाई समूह के रूप में विभाजित किया है, किस विद्वान ने किया है 24 में? तो ग्रीन एंड ग्लीन ने। कल मैंने इसके बारे में भी आप लोगों से पढ़ाया था सामाजिक समूह में भी।
प्राथमिक और द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, CH कूले। संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैंने आप लोगों को कल की क्लास में ही चर्चा किया था क्वेश्चन नंबर 26 में। तो हाइमन का नाम मैंने बताया था आप लोगों से, इसलिए ऑप्शन नंबर आप डी का चुनाव करें। निम्नलिखित में से अस्थायी समूह कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। 27 में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पे भीड़ इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या बताइए कितना हो सकता है? तो बढ़ती जाती है, ये तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। यहाँ पर सभ्यता तो विकास साथ ही साथ समाज के समूह में बढ़ती जाती है ना, ये सही बात है। संदर्भ समूह होता क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 29 मैंने कल बताया भी था, ये द्वितीयक समूह का पार्ट माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से सामाजिक समूह का लक्ष्य कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 30 में, तो ये सदस्यता होगा आपका करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। जब कहीं दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं तो सामाजिक समूह का निर्माण होता है, तो यह परिभाषा किस विद्वान की मानी जाएगी? क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब आगबन और निमकाप की है। मैंने कल ही परिभाषा आप लोगों को इससे रूबरू कराया था सामाजिक समूह में, ठीक है। आगे बात करते हैं, संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है, यह कथन किस विद्वान का है? क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो है क्लाइन वर्ग का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह रक्त संबंध पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 33 परिवार पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे समाज में पाया जाता है, समाज में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 में अगर बात किया जाए तो सहयोग और संघर्ष पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। यहाँ पर 35 में वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी? क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब जो है कार्ल मार्क्स ने किया था, ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। वर्ग विहीन एक समाज क्या है, मैं बात भी करूंगा आप लोगों से, कल हालांकि बताया भी था, ये अमूर्त माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किस विद्वान का है? क्वेश्चन नंबर 37, तो ये मैकाइवर पेज का है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? वही रिपीट हो गया 30, यहाँ पे 37 मैकाइवर पेज का हो जाएगा। जहाँ जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किस विद्वान का है? कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बताया था, तो मैकाइवर पेज का ही नाम आता है, जहाँ जीवन है वही समाज है, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समुदाय होता है, समुदाय क्या होता है ये भी आप जानते हैं, कल इस पर भी हम लोगों ने बात किया था। मूर्त होता है समुदाय, और लघु समुदाय की अवधारणा किसकी मानी जाती है? तो मैंने कल इसके बारे में भी बताया था। लगभग यहाँ पे जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं आप लोगों से ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और जो बच्चे पढ़े होंगे अच्छे से उनको मालूम है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इसका रॉबर्ट रेडक्लिफ है, जिसमें 4 विशेषताओं को लेकर आता है, और यूजीसी में भी ये कई बार पूछ लिया जाता है कौन कौन सी विशेषताएं भी हैं, ठीक है, मैंने बता रखा है आप लोगों से, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 40 कम्युनिटी शब्द किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया है? कम्युनिटी, क्वेश्चन नंबर 41, तो लैटिन भाषा से बनाया गया है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सामुदायिक भावना का समुदाय आधार पर किसने बताया था? ठीक है, देखिए सामुदायिक भावनाओं को समुदाय के आधार पर किसने बोला था? 42 में, तो याद रखिएगा मैकाइवर पेज ने बोला था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि समाज एक जीव रचना के समान है, या कथन किस विद्वान का माना जाता है? तो स्पेंसर का माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। मॉडर्न सोशोलॉजी पुस्तक जो है वो उसके लेखक कौन माने जाते हैं? 44 के, तो गोल्डनर माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। बात करेंगे संस्था को अदिश नियमों का संग्रह कौन विद्वान मानता है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा एंडरसन, ऑप्शन नंबर डी। संपूर्ण संस्था की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब आर के मर्टन हो जाएगा। यहाँ पर हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? 47 आपके सामने है, मैकाइवर पेज का ये स्टेटमेंट माना जाता है। समिति की सदस्यता की अगर हम बात करें तो अनिवार्य होगी, इच्छुक होगी, क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 48 में इच्छुक होती है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से समिति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन भी है, राज्य भी है, टेनिस क्लब भी, सभी जो है समिति मानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। समाज के सहयोगी और संघर्ष पाया जाता है, किंतु समिति में क्या पाया जाएगा बताइए? समाज में तो सहयोग संघर्ष पाया जाता है, ये बात लास्ट क्वेश्चन में भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बताइए आप लोग समिति में क्या पाया जाएगा? तो समिति में सहयोग और समानता पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे 51।
जब कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो वह संगठन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो समिति कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। मॉडर्न सोशोलॉजी नामक एक पुस्तक के लेखक हैं, ये मैंने अभी आप लोगों को करवाया भी, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। गोल्डनर का नाम आता है, ऑप्शन नंबर डी में है। फोकवेज नामक एक पुस्तक है, मैंने कल बताया भी था। ये फोकवेज जो किताब है वो समरन की किताब है, और ये किताब आई कब थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब हो जाएगा 1907 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक नियमों का संग्रह को क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, संस्था कहते हैं। सामाजिक नियमों का संग्रह है, ये भी मैं कल पढ़ा रहा था। सामाजिक संस्था क्या होती है? सामाजिक समूह, सामाजिक संस्था, समुदाय, समिति इत्यादि के बारे में कल मैंने आप लोगों से चर्चा किया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, संस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान के द्वारा की गई है? कल मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बताया था। 56 हमारे सामने, तो राल्फ लिंटन का नाम मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को। यहाँ पे राल्फ लिंटन का नाम ही नहीं है। अच्छा, मुख्य परिस्थिति का अवधारणा पूछा। यहाँ पे देखिए, ये परिस्थिति भूमिका का अवधारणा राल्फ लिंटन हो जाएगा। यहाँ पे 57 में आपका सही हो जाएगा सी वाला। और जो मुख्य के रूप में आता है वो बेसिकली हीलर का नाम आएगा। ऑप्शन ध्यान रखिए, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दिया है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। और परिस्थिति और भूमिका का अवधारणा किसने दिया है? राल्फ लिंटन ने दिया है। ये मैंने कल की क्लास में दोनों सवालों के बारे में बताया है। परिस्थिति किस समाज का घोतक होता है? मैंने एग्जाम्पल भी समझाए थे आप लोगों से। बंद, बेसिकली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। व्यक्ति जो करता है उसी को हम भूमिका कहते हैं, ये बात भी ठीक है। तो 59 का सही परिभाषा किसने दिया है? आगबर्न और निमकाफ ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। माता पिता की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? क्वेश्चन नंबर 60 आ गया है आपके सामने, ठीक है। तो विशिष्ट परिस्थिति कहलाती है ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, लगभग मैं आप लोगों को जो पहली पीडीएफ में बताया था वो उसमें 50 प्रश्न थे, ठीक है। और इसमें लगभग 250 प्रश्न हैं। कुल मिला जुला के मैं आप लोगों से 300 प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूँ, और इन तीनों से बाहर कहीं पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा आप लोगों से, ठीक है। आगे बढ़िए। अधिकांश भूमिकाएं होती हैं, क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने। अधिकांश भूमिकाएं होती हैं, बताइए, अन्योन में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अर्जित परिस्थिति आधारित किस पे है? अर्जित परिस्थिति किस पे आधारित है भाई? योग्यता पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे 64 में, सामान्यतः किस परिस्थिति समाज और एक समूह के पद को परिभाषित किस विद्वान ने किया था? तो बेरिस्टीड ने किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अर्जित नहीं की जा सकती है ना? कौन सी परिस्थिति है जो अर्जित नहीं की जा सकती? पुरोहित को अर्जित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा को विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 66 आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर डी, हाँ डी ही सही है। जाति एक बंद वर्ग है या कथन किस विद्वान का है? जाति एक बंद वर्ग है भाई, ये किस विद्वान का स्टेटमेंट है? मजूमदार का है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। बात करें भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत ही सिंपल सवाल, ऋग्वेद है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया जो समतल विभाजन है, यह कथन किस विद्वान का माना जाता है? रेमंड मुर्रे का माना जाता है। सामाजिक स्तरीकरण में भी इनका नाम आता है। पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण की आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब क्या आना चाहिए? वर्ग आपका करेक्ट रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जाति मार्ग बताइए क्या है? जाति मार्ग 71 का सही जवाब हो जाएगा बंद है, ऑप्शन नंबर ए। जाति में अनेक है, बताइए क्या? जाति में अनेक है, उपजातियाँ और क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी सवाल है ना। सेरोकिन के द्वारा मैक्स वेबर ने स्तरीकरण के किन आधारों पर उल्लेख किया था? क्वेश्चन नंबर 73। तो मैं आपको बता दूं, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक तीनों पर किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी। वंशानुक्रम मानव जीवन को प्रभावित करता है, ये बात आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, है ना। तो मानसिक गुणों के विकास में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 74 माता पिता के द्वारा अपनी संतान में कतिपय गुणों को हस्तांतरित करने की वंशानुक्रम कहलाती है, या परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो बेनिडिक्ट के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट रहेगा। 76 मनुष्य को जन्म देता है, या किस बात के सिद्धांत पर कही गई है कि मनुष्य को जन्म देता है? बहुत अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 76। तो मूल जीवाणु तत्व की निरंतरता का जो सिद्धांत है उसी पर ये आधारित है, ऑप्शन नंबर सी पर।
बात करेंगे हेरिडिटरी जीनियस नामक किताब है, बहुत ही फेमस किताब है, ठीक है, बहुत ही फ्रांसिस गाल्टन का है ये, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है ये, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट 78, प्रजातियों का अध्ययन करने वाला विद्वान का नाम बताइए। 78 आपके सामने यहाँ पे किलनबर्ग का नाम आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण वह सब कुछ है जो मनुष्य के चारों ओर से घिरे हुए हैं, ठीक है, यह कथन है किस विद्वान का। 79 आपके सामने जिन्सबर्ग का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भौगोलिक पर्यावरण के दो भागों में विभाजित किया गया है ना, तो वह दो भाग कौन कौन से हैं, नियंत्रण और अनियंत्रण है, ठीक है, भौगोलिक पर्यावरण के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। भौगोलिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित भी करता है, ये बात आपको अच्छे से पता होगा, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, भौगोलिक तत्व ही हमारी सभी संस्थाओं को प्रभावित करता है या विचारधारा है, क्वेश्चन नंबर 82 का, तो जो है भौगोलिक वाद है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। मनुष्य पृथ्वी की संतान है, उसे पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता, यह स्टेटमेंट किस विद्वान का है, क्वेश्चन नंबर 83 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओडम एक विद्वान है, उन्हीं का ये स्टेटमेंट है कि मनुष्य पृथ्वी की संतान है, उसे पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता है, ओडम ने कहा था ये बात। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपना वंशानुक्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है, बहुत ही अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 84 हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है, तो राजस्थान की मीना जनजाति है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। औद्योगिक समाज में पर्यावरण का व्यक्तित्व किस पर या किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा 85 का, तो ध्यान रखिएगा व्यक्तिवादिता पर भी, सहिष्णुता पर भी और जीवन के संघर्ष पर भी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हर्ष कोविट्स के लिए संस्कृति का अर्थ क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा हर्ष जो है हर्ष कोविट्स, ठीक है, तो ये बेसिकली पर्यावरण का एक मानव निर्मित अंश है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे पर्यावरण के 4 भेद हैं, जैसे अगर हम बात करें तो एक भौतिक, जैविक और सामाजिक संस्थागत, किस विद्वान ने बताया है ये चारों भेद किस विद्वान के द्वारा बताए गए हैं, तो एल बनाई के द्वारा बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। पर्यावरण का संबंध उन्हीं दशाओं से है जो हमें प्रभावित करता है, क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने बाह्य रूप आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब रहेगा। 89 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कौन सी वस्तु है, तो खनिज पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक निर्णायकवादी के रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 90 है, तो याद रखिएगा जो है इटिंगटन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे समाज की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण की क्या दशा होती है, क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने घटता जाता है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक निर्णायकवादी नहीं है, 92 हमारे सामने, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 92, तो इटिंगटन का ही नाम आएगा, ठीक है, भौगोलिक निर्णायकवादी नहीं है, यही बाकी सारे भौगोलिक निर्णयवादी माने जाते हैं। पर्यावरण पशु जीवन को प्रभावित करता है जबकि मनुष्य पर्यावरण को, यह कथन किस विद्वान का है, तो लेस्टर वार्ड का है, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कितने संपूर्ण सामाजिक विरासत को सांस्कृतिक पर्यावरण का नाम दिया था, ठीक है, तो संपूर्ण सामाजिक विरासत को सांस्कृतिक पर्यावरण का अगर कोई नाम दिया है तो मैकाइवरन पेज ने नाम दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, मैकाइवरन पेज। बात करेंगे नेक्स्ट कि मानव के सामाजिक जीवन में जैविकी अनुकूलन की जो महत्व है वो सर्वाधिक होता है, यह कथन किसका है, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए यह कथन किसका है, मानव सामाजिक जीवन में जैविकी अनुकूलन का महत्व सर्वाधिक होता है, असत्य है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित तथ्यों का कौन सा समूह जो है सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब हो जाएगा कानून, विश्वास, नैतिक नियम, ऑप्शन नंबर सी। किस विचारक का मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने के लिए या घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 97 का सही जवाब हो जाएगा सेरोकिन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस विशेषता को प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित माना जाता है, तो मानव के अप्रभाव या अप्रभाविता, ठीक है, अप्रभावित, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आधार है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आधार है? तो एक देखो, शारीरिक संरचना भी है, मनोवैज्ञानिक संरचना भी है, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्राणी शास्त्रीय आधार होता है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्वस्थ भी है आपका, और स्नायुमंडल भी है, बुद्धि भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। बात करेंगे 101 के बारे में। किसने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही महत्व है? ठीक है, 101 का सही जवाब होगा अल्पोर्ट ने बोला है, ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करता है ही सहयोग होता है, यह कथन किस विद्वान का माना जाता है? 102 का सदरलैंड और वुडवर्थ को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बात करेंगे एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 का। तो ध्यान रखिएगा, समरूपता पर भी है, समूह के आकार पर भी है, और शारीरिक गतिशीलता पर भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। उपर्युक्त सभी के सभी पर निर्भर है एकीकरण की प्रक्रिया। एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर है? बिल्कुल सही जवाब। वहाँ पर अभी मैंने उपरोक्त क्वेश्चन जो लिया था वही प्रश्न रिपीट हुआ है। परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? ठीक है, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 104। तो प्राथमिक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने आप लोग ऑप्शन नंबर सी है ना, परिवार में प्राथमिकता की बात अगर हम कर रहे थे तो कल मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान वस्तु या लक्ष्य के पाने के लिए होड़ या प्रयत्न करते हैं तो उसे हम कहते क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 105 का सही जवाब प्रतियोगिता कहलाती है, वो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। संघर्ष एक प्रक्रिया है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। संघर्ष एक प्रक्रिया है तो वो चेतन का रूप बनता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, बताइए क्या? प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 108 है, तो प्रतिस्पर्धा इज द राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विघटन या विघटनात्मक नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 109 का व्यवस्थापन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। व्यक्ति किन परिस्थितियों में जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करता है ना? तो सही जवाब इसका होगा जो है समायोजन में, ऑप्शन नंबर बी में। फोकवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आप जानते हैं, समनर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे संस्कृति होती क्या है? क्वेश्चन नंबर 112 में अगर हम बात करें तो बेसिकली हस्तांतरित होती है, ऑप्शन नंबर सी। मैन एंड कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 113 में तो जो है विस्लर का नाम आएगा। विस्लर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। सभ्यताएं संस्कृति की वाहक होती है, या कथन किस विद्वान का है? भाई मैकाइबर पेज का है। नेक्स्ट बात करेंगे। सभ्यता को डैश माना जाता है, सभ्यता को क्या माना जाता है? डैश माना जाता है। तो क्या जोड़ा गलत, तोला गलत, मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कल्चर सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन पाए जाते हैं, मतलब कौन है, किस विद्वान है? तो ग्रीन एंड ग्लीन है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब है, कल्चरल सोशोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। सामाजिक आदर्श डैश द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 117 का सही जवाब हो जाएगा मूल्य इज द राइट आंसर। अपने से बड़ों का सम्मान करना एक है, अपने से बड़ों का सम्मान करना एक है, बेसिकली सामाजिक मूल्य है ये, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 119। मूल्य एक समाज से दूसरे समाज से भिन्न होता है, बात तो ठीक है भाई। ठीक है, यह कथन किस विद्वान का होगा? यह कथन किस विद्वान का है? तो याद रखिएगा, हर लैम्बोसो का नाम आता है, हर लैम्बोसो का नाम आता है। समाज और मूल्य एक दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सामाजिक आदर्श समूह की आकांक्षाएं हैं, यह कथन किस विद्वान का है? किम्बाल यंग का है, ऑप्शन नंबर बी। मानव समाज और मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन संरक्षण आवश्यक है, यह कथन किस विद्वान का है? तो राधा कमल मुखर्जी का है, ऑप्शन नंबर आपका सी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल कि समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है? क्वेश्चन नंबर 122। तो सही जवाब सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समाज के बाहरी ढांचे को। ठीक है, किन विद्वानों ने सामाजिक संरचना की विस्तार से व्याख्या किया है? क्वेश्चन नंबर 123 का ध्यान रखिएगा। एक तो पार्सन ने भी किया, आर के मार्टन ने भी किया, कार्ल मैकहीन ने भी किया है, मानहीन ने भी किया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा।
विभिन्न समूहों और संस्थाओं के बीच में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भाई, तो क्या होगा ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 124 में अव्यवस्था कहते हैं इसको एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। संरचना शब्द किस भाषा से उत्पत्ति हुआ है या किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? संरचना यानी स्ट्रक्चर, तो लैटिन भाषा से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। सामाजिक संरचना के अनेक अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है या किसका मत है? यह किसका मत है? क्वेश्चन नंबर 126 का रेडक्लिफ ब्राउन का है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे सवाल ध्यान रखिएगा। एम्स मेडिकल सोशल वर्क और यूजीसी नेट सोशल वर्क जिसका एग्ज़ाम जून 2023 में होने वाला उससे संबंधित है। यदि आप नेट और जेआरएफ लाना चाहते हैं तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए इसके बारे में। इसकी अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो 5000 इसकी फ़ीस है। 2500 रुपये करके आपको प्रोवाइड कराई जाएगी 2 किस्तों में। और एम्स मेडिकल सोशल वर्क अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी फ़ीस 3500 रुपये है, जिसमें आप लोगों को पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोवाइड कराया जा रहा है। वीडियो का लिंक दिया जा रहा है और एक यूनिट के क्रम में आप लोगों को सारी पीडीएफ भी दी जा रही है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी करवाया जा रहा है, मॉक टेस्ट भी करवाया जा रहा है, हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, इस समय याद रखिएगा इसकी फ़ीस। और यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं अधिक तो 8506031308 पर आप कॉल करिए या व्हाट्सअप करके आप संपूर्ण जानकारी और ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए आप लोग। पुस्तक डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी के लेखक कौन है? इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों से, तो आपको मालूम होना चाहिए। इस्माइल दुर्खिम इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाला व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 128 में हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी। अस्थायी मानव क्रियाओं को कहते हैं, अस्थायी मानव क्रियाओं को कहते हैं भूमिका इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का पक्ष है? क्वेश्चन नंबर 130 का सही जवाब यहाँ पे अगर हम बात करें संस्थात्मक भी है, प्रकारात्मक भी है, संरचनात्मक भी है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 131 की मानी जो भारतीय ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय होता है वो क्या होता है? कृषि है। और या किसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नगर क्या है किंतु किसी ने भी इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है ना। क्वेश्चन नंबर 132 का ये बर्गल एक विद्वान है, इसने बोला था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, यह कथन किसका है कि ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नागरिक जीवन सुझाव देता है खर्च करो। ठीक है, तो जहाँ पे आए ग्रामीण जीवन सुझाव देता है तो बचाओ होगा, नागरिक जीवन सुझाव देता है तो खर्च करो से रिलेट होता है। तो 133 का रॉस ने कहा था, मुर्रे जी रॉस। ऑप्शन नंबर बी। द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? द सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? याद रखिएगा, रॉबर्ट पावदर। ठीक है, पावरद। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए। नगरीय जीवन की विशेषता क्या हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 135 का। तो देखो विषमता भी है, कृत्रिम भी है, द्वितीयक संबंध भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लगाइए। गांव में परिवर्तन की गति होती है, बताइए किस टाइप की? तो बहुत मंद होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या हो सकती है? कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी शायद थोड़ा सा चर्चा किया था। तो याद रखिएगा, एक परिवार का अधिक महत्व होता है, कृषि व्यवस्था होती है, गतिशीलता का अभाव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा आपका। भाग्यवादी विशेषता क्या हो सकती है? भाग्यवादी विशेषता क्या हो सकती है? ग्रामीण समाज का हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138 का ए सही है। किसका कथन है? अत्यधिक वर्ग विषमता या विषमताएं जो नगर का लक्षण दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 139 का बोगार्ड्स ने। सामाजिक दूरी के बारे में भी इसी ने बताया है, मैंने कल बताया था आप लोगों को। भारतवर्ष विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, विश्वास, भाषा, जातियाँ और सामाजिक व्यवसायों का एक संग्रहालय कहा जाता है। यह स्टेटमेंट राधा मुकुंद मुखर्जी का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। भारत में राष्ट्रीय एकता के सहायक तत्व कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, सामाजिक समानता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। भारत में राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 143 का सही जवाब क्षेत्रवाद होगा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय समाज की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? भारतीय समाज की विशेषताएं क्या हैं? तो यहाँ पे संस्कृतिकरण भी है, लौकिकीकरण भी है, पश्चिमी सभ्यता पर आधारित भी है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करें। भारतीय संस्कृति की जो
जो विविधताएं हैं वो कौन कौन सी हैं विविधताएं। क्वेश्चन नंबर 145 में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए एक प्रजाति भी है, धार्मिक भी है, इसलिए आ बा दोनों है, यानी सा वाला ऑप्शन सही माना जाएगा, यानी सी आपका करेक्ट है। विविधता में एकता उत्पन्न करने की जो भारतवासियों की योग्यता मानव जाति के लिए भारत की विशेष देन है, यह कथन किस विद्वान का कहा जाता है? तो नेहरू जी का है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। किस विद्वान ने पुरुषार्थ को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार कहा है? क्वेश्चन नंबर 147 में पी.एच. प्रभु ने, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का वह कौन सा आधार है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की व्यवस्थित रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा भी देती है? क्वेश्चन नंबर 148 का जो सही जवाब माना जाएगा पुरुषार्थ माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हिंदू दर्शन के अकॉर्डिंग कितने पुरुषार्थ होते हैं? क्वेश्चन नंबर 149 में तो 4 होते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर 150 क्या सही जवाब पुरुषार्थ कहलाता है? यही 4 हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम का अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 151 की बात अगर करें तो मोक्ष प्राप्त करना होता है, ऑप्शन नंबर बी। हिंदू जीवन की अंतिम उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 152 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 152 का तो मोक्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। वर्ल्ड का अर्थ क्या हो सकता है? वर्ल्ड का अर्थ यहाँ पे बात करें तो रंग, चुनाव करना, वृत्ति और सभी, उपयुक्त तो सभी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर वर्ल्ड जो है 154 का आ गया, वर्ल्ड व्यवस्था के अंतर्गत वर्णों की संख्या कितनी है? वर्ण कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 में 4 वर्ण होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह किसने कहा है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर कर्म जन्म नहीं लेता है? क्वेश्चन नंबर 155 में ये किस विद्वान ने कहा है? बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है ये बात करेंगे 156 के बारे में। वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन होता है? किस प्रकार का विभाजन होता है? प्रकारात्मक टाइप का होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो ब्राह्मण एक वर्ण है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 158 का सही जवाब जो हो जाएगा यादव, यहाँ पर जो होगा वो वर्ण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वेद ने सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया था? क्वेश्चन नंबर 159 का सही जवाब जो माना जाएगा इसका वह ऋग्वेद माना जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति हुई थी ऋग्वेद की। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायित्व होता है? यानी 160 का जो सही जवाब होगा यहाँ पे अगर हम बात करें प्रजातांत्रिक है और जमींदारी भी होगा और बढ़ती हुई जनसंख्या भी होगी, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 161 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ण व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करती है? ठीक है, क्या करती है? स्पष्ट करती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 161 का तो श्रम विभाजन को प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 162 की तो अधिकारों का जो है यहाँ पे बात करें 62 में तो अधिकारों का ऋण, समाज अधिकारों का जो ऋण होगा यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सवर्ण इसको बोला जाता है, अधिकारों का संवरण कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, क्या रहेगा? बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 163 की आचार्य रजनीश मिश्रा जी नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी करेक्ट होगा। शास्त्रकारों के अनुसार जो है कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद व्यक्ति का वानप्रस्थ श्रम में प्रवेश करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 164 का यानी 50 वर्ष होने के बाद, यानी बी। आश्रम शब्द का अर्थ बताइए जरा क्या हो सकता है? 165 में अगर हम बात करें आप लोगों से तो एक ऐसा स्थान जहां प्रयत्न और परिश्रम किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा आपका। भारत में श्रम व्यवस्था किस काल में प्रारंभ हुई थी? ठीक है, 66 आपके सामने। भारत में आश्रम व्यवस्था किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो उपनिषद काल था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आश्रम व्यवस्था क्या उद्देश्य हो सकता है? आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या हो सकता है? मोक्ष हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। वानप्रस्थ जो है, वानप्रस्थ आश्रम की अवधि क्या है? 168, 50 to 75, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा।
आश्रम व्यवस्था में एक व्यक्ति के जीवन को कितने खंडों में विभाजित किया जा सकता है? 169 को 4 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। वह व्यवस्था जिनके द्वारा विभिन्न आयु के व्यक्तियों को समाज में भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 170 का सही जवाब आश्रम व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गर्भाधान किस प्रकार का संस्कार होता है? क्वेश्चन नंबर 171 तो बेसिकली जो है प्रगजन्म संस्कार होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए प्रगजन्म संस्कार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पुंसवन किस प्रकार का संस्कार है? पुंसवन किस प्रकार का संस्थान है? ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर बात करें अगर 172 का, तो प्रागजन्म संस्कार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार होता है? क्वेश्चन नंबर 173 का, याद रखिएगा ये भी प्रागजन्म संस्कार का ही पार्ट माना जाता है। जात कर्म किस प्रकार का संस्कार हो सकता है? 74 में, तो बाल्यावस्था का ये संस्कार होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि नामकरण किस प्रकार का संस्करण हो सकता है? ठीक है, ये संस्कार हो सकता है। ठीक है, किस प्रकार का संस्कार हो सकता है? 175 में, तो बाल्यावस्था का ये संस्कार हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कारों का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 176 में, तो दोष मार्जन हो जाएगा और अतिसाधान हो जाएगा और हिनांग पूर्ति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो संस्कारों का प्रमुख उद्देश्य यही सब कुछ है। कर्णवेध यानी कर्णछेदन किस प्रकार का संस्कार हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 177 का सही जवाब आपको बताना है। तो 77 का जो सही जवाब माना जाएगा वो बाल्यावस्था का संस्कार माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। उपनयन किस प्रकार का संस्कार है? उपनयन किस प्रकार का संस्कार है? तो बाल्यावस्था का ही संस्कार है, ये भी है। मनु के कर्म में कितने भेद बताए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 179 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 है, यानी सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्मेवाधिकर्ते माँ फुलूस कदाचना, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी एक वो है ग्रंथ है, बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्मेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, यह कथन किस ग्रंथ में वर्णित किया गया है? तो याद रखिएगा महाभारत में, गीता में, रामायण में, मनुस्मृति में। क्वेश्चन नंबर, तो ये आपका 180 का गीता इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सरल प्रश्न आ गया, कर्म की अवधारणा से संबंधित है। क्वेश्चन कर्म की अवधारणा से संबंधित है, तो यहाँ पे कर्मफल, पुनर्जन्म और जो है प्रारंभ में भी उपयुक्त सभी, यानी सभी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे करेक्ट आपका डी होगा, है ना। कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म का संबंध किन उन सभी क्रियाओं से है जो, क्वेश्चन नंबर 182 के बारे में, जो शरीर, वाणी और मन द्वारा शरीर और वाणी के द्वारा किए जाते हैं, है ना। याद रखिएगा शरीर, वाणी, नहीं ये गलत हो जाएगा, शरीर, वाणी तथा मन द्वारा किए जाते हैं, ये सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, गीता में कर्म कितने भेद बताए गए हैं? गीता में कर्म कितने भेद बताए गए हैं? तो 3 बताए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। निष्काम कर्म की विस्तृत विवरण किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? निष्काम कर्म का, ठीक है, 184 है, तो गीता में मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। जाति के अंग्रेजी में शब्द की उत्पत्ति कास्टा शब्द से मानी जाती है, तो कास्टा किस शब्द का मतलब भाषा से बना है, किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 85 पुर्तगाली से बना हुआ है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी, है ना। जाति एक बंद वर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। 186 तो मजुमदार मदन का है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? सबसे पहले किसने लगाया था? तो जो है ग्रेशिया डी ओरेंटा ने लगाया था, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम जो लिखित उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188 में अगर हम बात करें तो वो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से जाति के प्रकार को समझाइए, क्वेश्चन नंबर 189 में। तो ध्यान रखिएगा, मानसिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा और व्यवसाय के निर्धारण उपर्युक्त सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जाति का आधार क्या हो सकता है? क्वेश्चन अगर हम बात करें 180 का, तो वो जन्म इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जाति नहीं है? क्वेश्चन की अगर बात करें 191,
191 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भील इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। भील ये जाति नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जाति की उत्पत्ति व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 192 का नेस्फील्ड ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जाति और वर्ग में क्या समानता है? क्वेश्चन नंबर 193 तो सनस्तरण है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। जाति की प्रकृति क्या होती है? जाति की प्रकृति होती है बंद होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 95 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 195, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था जो है या परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195 बोगार्ट्स के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से किसे विवाह का उद्देश्य कहा जाएगा? ठीक है, 196 की अगर हम बात करें तो उपर्युक्त सभी जो बातें हैं यहाँ पे यौन संतुष्टि, परिवार का जो है स्थापना और बच्चों का जन्म की वैध की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। यहाँ पे विवाह का उद्देश्य यही होता है। विवाह का क्या उद्देश्य हो सकता है? यहाँ पे देखिए यौन संबंध हो सकता है, सामाजिक संगठन और परिवार का स्थापना, ये सारे के सारे हो जाएंगे। अगेन आपका ये सही हो जाएगा। हिंदुओं में विवाह को माना जाता है, तो हिंदुओं में विवाह को क्या माना जाता है भाई? धार्मिक संस्कार माना जाता है और क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदुओं में विवाह की परंपरागत स्वरूप कितने माने जाए, मतलब कितने माने गए हैं? ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 199 का तो 8 माने गए हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर अगर हम 200 की बात करते हैं यहाँ पे तो अर्थोपार्जन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी हमने आप लोगों से 250 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। मैंने अभी शुरुआत में 50 क्वेश्चन लिए थे, 200 यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, यानी 250 प्रश्न आप लोगों के कवर हो गए हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आपके 50 क्वेश्चन और हैं, 300 प्रश्नों का ये जो है वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, और सभी जो है एम्स मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए है और यूजीसी नेट सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर ये 300 प्रश्न देख लेंगे तो आपको मेडिकल सोशल वर्क में भी यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे और आपको जो है यूजीसी नेट सोशल वर्क में भी यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत जो समाजशास्त्रीय अवधारणा दिया गया उसके अंतर्गत मैं आप लोगों से प्रश्नों पर बात कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 201 पर कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर अगर 201 की अगर हम बात करेंगे तो असुर विवाह ये बेसिकली पार्ट बन जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये किसने कहा है? ये किस विद्वान ने कहा है कि हिंदू विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार है? तो कपाडिया ने कहा है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर के.एम. कपाडिया। उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से अगर विवाह करती है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, वह कौन सा विवाह है जिसमें स्त्री का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है ना? अपहरण करके राक्षस विवाह वो होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। बात करेंगे शरीयत के अकॉर्डिंग मुस्लिम विवाह को क्या माना गया है? क्वेश्चन नंबर 205 की बात करें तो समझौता बेसिकली होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। मुस्लिम विवाह का एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौन संबंधों और बच्चों का प्रजनन को कानूनी रूप देना और समाज के हित के लिए पति पत्नी और उससे उत्पन्न जो संतान है अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक नियमन को करता है, वो बेसिकली परिभाषा किस समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 206 आपके सामने है, इसका जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर हिदया की, हिदया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मुस्लिम विवाह को उर्दू में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 207 निकाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा ए वाला ऑप्शन आपका कौन सा सही माना जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। मुस्लिम विवाह में क्या होता है? 208 में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कन्यादान का प्रचलन नहीं है मुस्लिम विवाह में। ठीक है, ये नहीं है, बाकी कन्यादान का प्रचलन, ठीक है, उपयुक्त दोनों हो सकते हैं, संदेह है। ऑप्शन नंबर बी सही लगाएंगे आप इसका सही जवाब। मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 209 के बारे में तो एक विशिष्ट समझौता है, एक विशिष्ट समझौता है। नेक्स्ट बात करते हैं मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1939 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? मुस्लिम समाज में, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम समाज में अगर हम बात करें तो मेहर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मेहर कहलाता है।
भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित कब हुआ था? काफ़ी बार ये यूजीसी नेट सोशल वर्क में सम्मिलित करने में कई बार आ चुका है। मुस्लिम विवाह विच्छेद भी जो 1939 का था वो भी आ चुका है, पारसी विवाह भी आ चुका है, और भारतीय ईसाई विवाह की बात करें 1867, आप ध्यान रखिएगा, ये भी आ चुका है। ईसाई विवाह है क्या? ईसाई विवाह के बारे में अगर हम बात करें तो सामाजिक समझौता के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी है। ऑप्शन नंबर आपका आ और बा दोनों सही माने जाएंगे। यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से ईसाई विवाह का उद्देश्य नहीं है ना, उद्देश्य नहीं, तो समाज की निरंतरता, ये बेसिकली उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन होता है? 215 का सही जवाब है गोंड। गोंड याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। जनजातियों में जीवन साथी का चुनाव करने से संबंधित किस पद्धति का प्रचलन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 216 का सही जवाब जो माना जाएगा असुर विवाह का माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, टोंडा जनजाति में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है, यह कथन किस विद्वान ने दिया था? 217 वाले सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा असत्य कहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जनजातियों में आज जो है पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था को प्रभाव बढ़ने से विवाह की किस प्रथा का प्रचलन बढ़ रहा है? 218 का सही जवाब एक विवाह का है ना। एक एकाधिक भाई आपस में मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे हम कौन सा विवाह कहेंगे? 119 का सही जवाब हो जाएगा भ्रातक बहुपति विवाह कहलाता है वो, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बहुपत्नी विवाह का प्रचलन 220 का सही जवाब क्या होना चाहिए? ठीक है, 220 का क्या होगा? जनजातियों में होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पलायन विवाह किस प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 221 की अगर हम लोग बात करें तो ये जनजातीय विवाह का ही पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट 222 की बात करते हैं, परिवार उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है और इतना छोटा और शक्तिशाली है जिससे संतान को जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। यह कथन किस विद्वान का? मैकाइबर पेज का है। परिवार एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसके द्वारा एक दूसरे के प्रति संबंध समरसता पर आधारित है और जो इस प्रकार का एक दूसरे के नातेदारी होते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? क्वेश्चन नंबर 223 का किंग्सले डेविस ने बात बोली है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 224 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो असीमित आकार है ये नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। मात्र सत्तात्मक परिवार किस जनजाति में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 225 की अगर हम लोग बात करें तो नायर में पाया जाता है। काफ़ी बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। केंद्रीय परिवार का अर्थ क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 226 की बात करें तो पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, केंद्रीय परिवार का अर्थ क्या हो सकता है ना? पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, हाँ सही, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त परिवार को बढ़ावा देता है, बताइए क्या? क्वेश्चन नंबर 227 का सही जवाब बाल विवाह को। संयुक्त परिवार का विघटन का मुख्य कारण क्या बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 228 में औद्योगिकी, या ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, 1995 या 55 लगाइएगा, 1955 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया है? 230 1856 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम की बात अगर किया जाए तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1929 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 232 1954। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ है? 233 आपके सामने है सवाल, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1961 हो जाएगा, 1961। स्त्री और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ है? 234 का जो सही जवाब हो जाएगा 1956 आपका करेक्ट माना जाएगा, सी। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ है? 235 का सही जवाब हो जाएगा 1957 हो जाएगा, 1957, ऑप्शन नंबर आप देखिए 1957। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। अस्पृश्यता अधिनियम 236 का, ठीक है। मुस्लिम विवाह कानून कब पारित हुआ? 237 का सही जवाब हो जाएगा 1939, ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विवाह और परिवार से संबंधित नहीं है? 238 का सही जवाब हो जाएगा दहेज निरोधक अधिनियम 1961 वाला। ये विवाह और परिवार से संबंधित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 239 का 256 इज द राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, 256 इज द राइट आंसर। क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम स्वजनों के परस्पर संबंधों में नियमित करने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? 240 का जो सही जवाब हो जाएगा नातेदारी प्रथा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। जिन संबंधों से हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है वे हमारे क्या होते हैं? 241 का प्राथमिक नातेदारी होते हैं वो। पति पत्नी और किस प्रकार के नातेदारी हैं? पति पत्नी किस प्रकार के नातेदारी हैं? 242 का प्राथमिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। जीजा और साला किस प्रकार का नातेदारी होता है? क्वेश्चन नंबर 243 का द्वितीयक होता है। ठीक है, जीजा साली में किस प्रकार का संबंध सामान्यतः पाया जाता है? 244 यानी 244 परिहार का पाया जाता है। परिहार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत में जजमानी व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? 245 का हो जाएगा विलियम वाइजर ने। ठीक है, याद रखिएगा विलियम वाइजर ने। निम्नलिखित में से नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे 246 में कि वह व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न जातियां एक दूसरे को अपनी परंपरागत सेवाएं प्रदान करती है? 246 जजमानी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे 247 के बारे में। 247 निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता जजमानी व्यवस्था मानी जाती है? 247 में उपर्युक्त सभी माना जाएगा। प्रकारात्मक संबंध भी, आजीविका कमाने वाला भी, सुव्यवस्थित श्रम विभाजन भी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 248 निम्नलिखित में से कौन सा जजमानी व्यवस्था का गुण या लाभ है? 248 में तो देखिए, एक तो ग्रामीण समुदाय में एकता बनाए रखना भी है, सामाजिक धार्मिक सुरक्षा भी है, सामाजिक नियंत्रण भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा आपका। 249 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जजमानी व्यवस्था का अवगुण और दोष पाया जाता है? 249 में तो याद रखिएगा यहाँ पे शोषण प्रोत्साहन, दास प्रथा का प्रतीक, रूढ़िवादिता का प्रोत्साहन। ठीक है, तो 249 का सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 250 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो यहाँ पे नगरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है, आधुनिक शिक्षा भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। उपर्युक्त तो सभी के सभी आपके करेक्ट जवाब होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि आप लोग एम्स मेडिकल सोशल वर्क की आप क्लास लेना चाहते हैं, जिसका क्लास का समय होगा 6:30 से 7:30 रहेगी, फीस 3500 रखी गई है। पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा, एवरीडे क्लासेस होगी, यूनिट वाइज पीडीएफ, मॉक टेस्ट भी होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी होगा, एवरी सैटरडे डिस्कशन भी होगा, हैंड रिटन नोट्स होगा। सिलेबस के बेस्ड के आधार पे आप लोगों को क्लास जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक उसी प्रकार से NTA UGC नेट सोशल वर्क में अगर हम बात करें, 5000 फीस है, 2 किस्तों में इसको जमा की जाएगी 2500 रुपये करके। इसका जो समय होगा 8 से लेकर 9 PM होगी। यहाँ पर भी आपको एवरीडे क्लासेस यूनिट वाइज आपको PDF प्रीवियस ईयर 2004 से लेकर 2022 तक के जितने पेपर हुए हैं सोशल वर्क में, ये मेडिकल सोशल वर्क एम्स में भी करवाया जाएगा और नेट वालों को भी करवाया जाएगा। ठीक है, सारे कंटेंट दिए जाएंगे आप लोगों को। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमसे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर भी सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात करते हैं शाम को 6:30 बजे एम्स मेडिकल सोशल वर्क की क्लास में।